स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इससे पहले ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ का कुछ बेसिक कंडीशंस होता है। कंडीशन नंबर 1, टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। बिट नंबर 2, अभी इसका ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, हाईली कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि आपका बुक में लिखा मिलेगा आपको टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। और कुछ अच्छे अच्छे बुक में आपको मिलेगा करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखते हैं इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहले मैथमेटिकली हम देखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का बेसिक रूल देखिए। प्रोपोर्शनलिटी, इस तरफ वाला क्वांटिटी और एक इस तरफ क्वांटिटी, यहाँ पे बीच में प्रोपोर्शनल सिंबल लगता है। ये हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डाल दूँ, यहाँ पे करंट डाल दूँ, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ते चलेगा, करंट भी बढ़ता चलेगा। बेसिकली करंट हमारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वोल्टेज बढ़ जाए, हमारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा हमारा। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करके लिख दें भी प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब अगर हम करंट को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी बढ़ने लग जाएगा। मतलब बेसिकली वोल्टेज हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी बन गया। अब ये कैसा पॉसिबल है कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लेके आ जाऊँ, अब इसमें धक्का लगा दूँ तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये जो वोल्टेज है ये बढ़ जाएगा। ये कैसे ट्रू है? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं 10 लोगों को ले आया, 10 लोगों को लेके आ गया, अब इनको मैं फोर्स लगा दूंगा। या फिर ऐसे समझिए, मैं 10 लोगों को लाया, ऐसे करके 10 लोगों को लाया, अब ये 10 लोग चलना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज मेरा बढ़ गया। ये 10 लोग चलना शुरू किए थे, वोल्टेज मेरे पास बढ़ गया। ये ये जो 10 लोग चलना शुरू किए, ये वोल्टेज के वजह से चलना शुरू किए या फिर किस लिए चलना शुरू किया, आपको तो ये मालूम ही नहीं है। तो ये हम बोल नहीं सकते कि ये जो करंट है, ये लोग मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है या फिर जो लोग जा रहे हैं, ये वोल्टेज ही इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है कि इन लोग जो चले गए इसी वोल्टेज के वजह से। इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए ये बोलना बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उल्टा हम बोल सकते हैं, अगर इनको वोल्टेज मिल गया होता, ये वोल्टेज मिला है तब इन लोग चल के गए, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। पर ये नहीं बोल सकते इन लोग चल के गए मतलब इनको कन्फर्म वोल्टेज मिला होगा। तो बेसिकली वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ 100% ट्रू। तो ये 100% ट्रू नहीं है कि वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ये ट्रू है कि करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। वोल्टेज बेसिकली क्या है? एक फोर्स है। जब ये फोर्स प्रॉपरली लग जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू करेगा, मतलब करंट जनरेट हो जाएगा बेसिकली। तो करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है इसका मतलब। तो चलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये है एनसीईआरटी। बट ओरिजिनली अगर हम देखें, ओरिजिनली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, याद रखना है। करंट हमेशा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट। गांव में देखे होंगे अब करंट डीम हो जाता है कभी कभी,
बल्ब डिम हो जाता है, उसका रीज़न होता है वोल्टेज वोल्टेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट भी कम होने लगता है हमारा। तो नेक्स्ट हम इनके डिफरेंस चेक करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटते ही हमारा क्या लगता है, एक इक्वल टू लगता है और एक कांस्टेंट लगेगा, लेट वो कांस्टेंट के है और आई, याद रखना है। प्रोपोर्शनलिटी हटते ही इक्वल टू और एक कांस्टेंट हमेशा आएगा। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी हटते ही इक्वल टू और एक कांस्टेंट के, ये दोनों हमेशा आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू, इसको हम के टू कर देते हैं, ये के वन कर देते हैं, आई इक्वल टू के टू वी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वी इक्वल टू के वन आई। दिस इम्प्लाइज वी बाई आई हमारा आ जाएगा के वन, यहाँ पे आएगा आई बाई वी इक्वल टू के टू। अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक प्रैक्टिकल टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे वोल्टेज लिखते हैं, यहाँ पे करंट लिखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट जो है के वन लिख देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम करंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे के टू लिख देते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे पहला वैल्यू हम सपोज वोल्टेज 8 वोल्ट लेंगे और करंट को 4 एम्पियर लेंगे। तब हमको अगर डिवाइड कर दें वी बाई आई, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमें 2। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना है। यहाँ पे अभी कांस्टेंट का कभी यूनिट नहीं लेंगे हम, बाद में जब इसको डिफाइन करेंगे यूनिट आएगा 2। नेक्स्ट फिर हम लेंगे, अगर 16 वोल्ट करंट में लिया तो ऑटोमेटिकली एमीटर हम लगाएंगे। इसको मापने के लिए हम क्या लगाते हैं, एमीटर, इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर। तो ये लेंगे, ये ऑटोमेटिक एमीटर शो करेगा 8 एम्पियर। इसका मतलब इन दोनों का अगर डिवाइड करेंगे ये रेशियो के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 32 वोल्ट हम लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 16 एम्पियर करंट शो करेगा एमीटर। इसका मतलब कांस्टेंट यहाँ पे वही 2 के 2 आ गया। अब इस रिलेशन पे देखिए आप कि यहाँ पे करंट अगर हम 4 लेते हैं 4 एम्पियर, वोल्टेज को 8 वोल्ट, तो यहाँ पे कांस्टेंट निकल जाएगा हमारा 0.5। जब हम यहाँ पे वोल्टेज को 16 वोल्ट लेंगे तो यहाँ पे कॉरस्पेंडिंगली ये 8 एम्प आने लगेगा। तो बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग 0.5। फिर वोल्टेज जब हम 32 वोल्ट कर देंगे ये 16 एम्पियर आएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 0.5। ये हम प्रैक्टिकल में ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पे तो एक साइंटिस्ट आए थे ओम, ओम करके साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बताया ये जो क्वांटिटी है ये एक प्रॉपर्टी का मतलब एक मटेरियल समझ लीजिए। कोई भी एक मटेरियल का, सपोज एक आयरन का रॉड है, आयरन रॉड है, या फिर आयरन, या फिर आप कॉपर का रॉड है, या फिर आप मान लेते हैं एल्यूमिनियम का रॉड है। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये बताया कि ये जो कांस्टेंट निकल के आ रहा है ये हर एक मटेरियल के अंदर होता है, और ये मटेरियल का एक्सट्रिंजिक प्रॉपर्टी होता है। एक्सट्रिंजिक बाहर का प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। अब कौन सा प्रॉपर्टी है देखते हैं इसको बाद में। एक्सट्रिंजिक प्रॉपर्टी होता है, और इसको इसने यूनिट दे दिया इनको ओम करके, उसके बाद इनका यूनिट आ गया ओम। पर यहाँ पे जो यूनिट आया आई बाई वी पे ये होता है ओम इनवर्स का, और यहाँ पे सी होता है ओम का। इसका लॉजिक देखेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ अभी एक्सट्रिंजिक क्यों हुआ, सपोज ये एक रॉड है, ये एक आयरन का रॉड है, और एक मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉपर का रॉड, और ये आयरन का रॉड। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि इसके लिए भी एक कांस्टेंट सपोज के वन आ रहा है, मान लेते हैं इसके लिए कांस्टेंट के टू आ रहा है, और एक अगर मैं ले लूँ एल्यूमिनियम का रॉड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिखा है इसके लिए के थ्री आ रहा है। मतलब हर एक डिवाइस का, हर एक मटेरियल का आपको कन्फर्म आपको ये मिल जाएगा कि सबके लिए कांस्टेंट क्वांटिटी आना ही आना है, वोल्टेज और करंट अगर हम डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए इन्होंने वो स्पेसिफिक इसको यूनिट हटा के उसने उनको इसका यूनिट रेजिस्टेंस दे दिया, ओम बता दिया इसको।
जिसको कि हम चल के आगे इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब इन्होंने इसका नाम को रेजिस्टेंस कर दिया। ये जो के था, हम जो लिख रहे थे के को, K1 को, उन्होंने इसको रेजिस्टेंस बता दिया। अभी जो ये K1 हम लिख रहे थे वो कुछ नहीं है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, और इसका यूनिट इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग ओम रख दिया। तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली मतलब क्या है, देखिए मीनिंग समझते हैं। ये एक रॉड है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे सपोज 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा के, तब ये डिवाइस हमारा हीट होने लगेगा। देखना, जब भी कभी भी आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस आप यूज़ करते हैं वो गर्म होने लगता है। वही प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। वो हर डिवाइस के अंदर, कोई भी मेटल्स हो, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसके अंदर होगा ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हीट होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन हीट नहीं होता, बेसिकली मेटल्स हीट होने लगता है। रीज़न क्या होता है, अब एक 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर होंगे नहीं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10⁸ 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल में सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अप, अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ भिड़ जाता है, कोलाइड हो जाता है इनके साथ। ये जो कोलाइड हो गया यहाँ पे, सपोज ये कोलाइडिंग पॉइंट है, पर इनको तो आगे जाना है क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल दिया गया होगा, इनको तो आगे जाना पड़ेगा। अब ये आगे जाने के कारण ये जो कोलाइडिंग पॉइंट्स है इनको ये लोग ओवरकम करके जाते हैं, ये लोग धक्का होके इसको ओवरकम करके जाते हैं। ये ओवरकम की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है, और ये सारा हीट मिलके आपको ओवरऑल मेटल वर्म मिलता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स पास करके जाते हैं या फिर करंट फ्लो होता है सर्किट में, आपको हर एक सर्किट गर्म होता हुआ दिखेगा। यही बेसिकली उसका रीज़न होता है। दिस इज कॉल्ड नथिंग, थर्मल एजिटेशन हम बोल सकते हैं इसको। थर्मल एजिटेशन। नेक्स्ट, टेक्निकली थर्मल एजिटेशन बोलना भी गलत होगा, इसको हम नाम दे देते हैं हीट रेडिएशन। मतलब बेसिकली मेटल हीट रेडिएट करता है। अब सही होगा। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में धक्का लगने लगते हैं, ये आपस में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ धक्का लगने लगता है। क्यों धक्का लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, सबको ऐसे आगे जाना होता है सबको। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन आगे चलता है, जिसके वजह से ये जो कोलाइजन हो जाता है, ये जो आगे जाने का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्लास 12th में जाके हम इसका डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आगे जाने का प्रॉपर्टी, जिसके वजह से कोलाइजन होता है। और ये जो हीट जनरेट होता है, इसका रीजन बेसिकली होता है कोलाइजन। कोलाइजन ही होता है वो जो इसको हीट जनरेट कराता है, और दिस इज द कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन द मेटल्स। तो हम अब लिख सकते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकाव, रुकावट। अब ये कॉज क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, देखिए इसका मेन रीजन एक ही होता है, वो होता है कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कोलाइजन क्यों होता है, ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी which finally generates heat। आगे जाके ये हेडिंग जूल लॉ ऑफ हीटिंग में कन्वर्ट होगा जाके। हम फिर से ओम्स लॉ के टेबल पे चलते हैं, तो मैं टेबल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये होता था हमारा वोल्टेज,
एमीटर। देखिए अब ये टेबल पे हमने V बाई आई जो निकाला था वो हम लिखे थे क्या, K1, और यहाँ पे I बाई भी ये होता है K2। एक चीज़ देखिए यहाँ पे V बाई आई ये जो कांस्टेंट निकल के आया था इसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है। हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएगा कम गर्म होगा। इसलिए रेजिस्टेंस होना मैंडेटरी होता है हर एक ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जाना ही पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रीजन से, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो यही चीज़ ओम ने भी वेरीफाई कर दिया था कि V बाई आई डिवाइड करता है हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। हर एक मटेरियल का एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस वैल्यू अलग होता है, पर रेजिस्टेंस एक मैग्नीट्यूड नंबर वो डेफिनेटली आएगा। वोल्टेज और करंट डिवाइड करते हैं, या फिर आप करंट और वोल्टेज डिवाइड करेंगे तो इन्वर्स रेजिस्टेंस आएगा। और ये आना मैंडेटरी है, हर एक ऑब्जेक्ट में आना ही है। पर बेसिकली V बाई आई को स्टैंडर्ड हम रेजिस्टेंस क्यों लिया, हम इसका पीछे लॉजिक देखिए। जनरली वोल्टेज हमेशा मैग्नीट्यूड में, अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें वोल्टेज मैग्नीट्यूड में नंबर ज़्यादा होता है, और करंट आई अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें ये कम होता है। तो अगर इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, वोल्टेज बाई करंट अगर रेशियो निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा होता है हमेशा और करंट हमेशा ही कम होता है। तो ये बेसिकली होल नंबर आएगा, या फिर होल नंबर के साथ एक डेसिमल आ जाएगा। इसका मतलब सपोज देखिए हमें V बाई हम करेंगे 4/2, तो ये बेसिकली 2 आ गया। या फिर हम करेंगे V बाई आई इक्वल टू 5/2, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2.5। ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसलिए डिवाइड करने में ईजी होता है। इसलिए V बाई आई को हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि यही होता है हमारा रेजिस्टेंस। पर अगर I बाई V पे हम जाएंगे, अब देखिए क्योंकि वोल्टेज हमेशा बड़ा होता है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे 2/4, तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 0.5। ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ कैलकुलेशन होता है, फ्रैक्शन में डिवाइड करना डायरेक्टली। तो इसलिए इसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया। तो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, V बाई आई जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है। जो K1 लिखे थे वो K1 कुछ नहीं है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रेजिस्टेंस R लिख देते हैं इसको सिंबॉलिकली। और इसका यूनिट अगर हम बताएंगे, इसका यूनिट होता है ओम, सिंबॉलिकली ओम। तो वोल्टेज के लिए वोल्ट बाय एम्प दैट इज इक्वल टू V बाय वोल्ट के लिए भी, एम्पियर के लिए A इक्वल टू ओम। ये याद रखना है आप लोगों को कि ओम होता है वोल्टेज बाय करंट। तो इस साइड का देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या होता है I बाई भी, हमने इसको K2 लिखा था। ये बेसिकल होता है 1/R, ये होता है हमारा। तो 1 बाई रेजिस्टेंस के लिए हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर होम लिखे थे तो यहाँ पे भी हम ओम लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली ओम इनवर्स। I बाई भी हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर बाय वोल्टेज, या फिर A बाई भी, ये होता है ओम इनवर्स। इसको आपको याद रखना है। पर एग्जाम में क्वेश्चन आपका दो तरफ से बनेगा। बेसिकली हायर बुक्स में ये गिवन रहता है, ये जनरली सही होता है एज पर प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये भी गलत नहीं है, मैथमेटिकली नंबर दोनों का सेम ही आएगा। ये 4/2 2 आ जाएगा, ये 2/4 0.5 आ जाएगा। मैथमेटिकली बात एक ही है, पर ये मोर अप्रोप्रिएट होता है। ये मैथमेटिकली सही होता है पर फिजिकली ये मोर अप्रोप्रिएट होता है फिजिक्स में। ये फिजिक्स में थोड़ा लेस यूज होता है, पर एनसीईआरटी में आपका 10th 12th लेवल तक इसको माना जाता है। बेसिकली मैथमेटिकली एक्सेप्टेड है, इसलिए दोनों को हम सही बोलते हैं, पर फिजिक्स अकॉर्डिंगली ये ही परफेक्ट सही है। I बाई भी इक्वल टू 1/R। चलते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे हमने डिपेंडेंट क्वांटिटी को I बनाया है। कैसे पता चला, पीछे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्या बोला था, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ये होता है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी ये होगा हमारा डिपेंडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट।
अब नीचे चलते हैं हम। तो ये एक्सिस हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट कहलाता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट एक्सिस होता है। अब ये भी कोऑर्डिनेट में ये नेमिंग इसलिए पड़ा फिजिक्स में क्योंकि बेसिकली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में ज़्यादातर आप देखे होंगे ग्राफ में यहाँ पे टाइम आता है, और टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये ग्राफ इसलिए बेसिकली टाइम ग्राफ बोल देते हैं हम, तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है इसलिए इसको भी हम फिक्स करके रखते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए। तो ग्राफ हमारा यहाँ भी बनेगा, ये भी हमारा बनेगा इंडिपेंडेंट, ये हमारा बनेगा डिपेंडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये लाइन खींचते हैं हम एक, हम निकालें कि ये वाला लाइन है क्या, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क मार देते हैं, ये लाइन है क्या हमारा। देखते हैं, इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका डिराइव करेंगे। इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। नेमिंग देखते हैं। इस साइड में हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में क्या था, आप देखिए, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारा है करंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है हमारा वोल्टेज। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं करंट इंडिपेंडेंट में, यहाँ पे डाल देते हैं वोल्टेज, यहाँ पे इंडिपेंडेंट में वोल्टेज डाल देते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट पे करंट। अगर ये करंट है हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ये करंट है तो ये भी लाइन करंट का है। अगर ये वोल्टेज है और ये दोनों पैरेलल लिए हम ड्रॉ किए हम, तो ये भी वोल्टेज का बन जाएगा। तो हम अकॉर्डिंगली हम V/I अगर हम इसके लिए निकालेंगे, नहीं V/I पहले नहीं निकलेगा। देखिए लेट ये वाला लाइन इसके थीटा एंगल पे है, यहाँ पे ये θ1 कर देते हैं, इसका θ2 कर देते हैं। ये लाइन क्या है निकालेंगे, देखिए हमको इन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो ये थीटा के ऑपोजिट है मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा ये बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो हम निकालते हैं tan थीटा, निकालते हैं इसका। tan थीटा बेसिकली आएगा P/B, तो ये V/I बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालूँ, यहाँ भी बन जाएगा V/I मेरा। तो V/I बेसिकली हम क्या होता है हम डिफाइन करके हैं, रेजिस्टेंस होता है। तो V/I क्या होता है बेसिकली हमारा इन्वर्स रेजिस्टेंस। तो मैथ में हमें पता होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस क्या होता है, ये वाई एक्सिस में, आई एक्स एक्सिस में, यहाँ भी वाई बाई एक्स फॉर्मेट में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये वाई बाई एक्स को क्या बोलते हैं हम मैथमेटिक्स में, स्लोप बोलते हैं कोऑर्डिनेट में। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप कौन सा होता है मैथमेटिक्स में, ये होता है स्लोप, इसको बोलते हैं हम स्लोप, इसको बोलते हैं हम स्लोप, इसको स्लोप। तो ये स्लोप बेसिकली क्या बन गया यहाँ पे हमारा, रेजिस्टेंस। तो ये स्लोप हमारा बेसिकली क्या बन गया यहाँ पे, इन्वर्स रेजिस्टेंस। तो ये स्लोप मेरा बना वो आर, यहाँ पे स्लोप बन गया मेरा 1/r। समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा सम अप करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू V/I दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू स्लोप। और थोड़ा अगर समराइज करें हम इसको, tan थीटा इक्वल टू रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्लोप फॉर दिस ग्राफ, बॉक्स कर देते हैं हम इसको। और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/r दैट इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप बन गया। नेक्स्ट थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाएंगे हम, और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री टेबल फॉर tan थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू, तो tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। tan 30 हमारा क्या होता है, 1/√3। tan 45 1, tan 60 √3। तो बेसिकली आपको ये मिलेगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है हमारा, देख रहे हैं एंगल बढ़ता जा रहा है 0 30 45 60, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं 1/3 है, इससे
ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, सिंबल देखते हैं, ये एंगल वाइज बड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हमारा tan थीटा का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ये रिलेशन हमें मिल गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम? वैल्यू ऑफ tan थीटा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल वैल्यू। इसको याद रखना है कि एंगल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ते चलेगा। तो ये रिलेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे एक बार और यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस रिलेशन को देखिए, tan थीटा, तो ये सॉरी, तो इस रिलेशन को एक बार देखिए और एक बार। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इस रिलेशन से मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इस रिलेशन को हम लिखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्लोप। और यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू 1/r इक्वल टू स्लोप। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग लिखूँ, इक्वल टू हटा देते हैं टेम्पोररी, अगर इक्वल टू हटेगा तो हमारा प्रोपोर्शनली बैठ जाता है। तो tan थीटा प्रोपोर्शनल टू आर, इक्वल टू हटते ही क्या बढ़ता है, इक्वल टू हटते ही प्रोपोर्शनल लगता है, प्रोपोर्शनल टू स्लोप। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया हमारा स्लोप। और हमें ये इस रिलेशन से पता है कि tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। एंगल का नेमिंग हम कर लेते हैं, यहाँ पे θ1 θ2 हो चुका है। तो यहाँ पे tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 लिख दूंगा मैं, यहाँ पे tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ2। तो इस रिलेशन से और एक कंक्लूजन में निकाल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1। यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ 1/r इज प्रोपोर्शनल टू θ2। तो दिस इम्प्लाइज, ये मैं बोल सकता हूँ, एज द एंगल इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एज एंगल इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। या फिर इसको बोला जाता है कि एज एंगल इंक्रीजेस, या फिर लिखा होगा एज स्लोप इंक्रीजेस। यहाँ पे मैं और एक बार लिख देता हूँ, एज एंगल स्लैश स्लोप। यहाँ पे भी कर देते हैं एंगल स्लैश स्लोप इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब कलर चेंज कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो और एक ग्राफ लेके मैं आपको समझा देता हूँ। इस टाइप था हमारा, इस टाइप पे हमारा यहाँ पे था करंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे हमारा वोल्टेज, यहाँ पे करंट। वेरीफाई कर लेते हैं। तो वोल्टेज करंट यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए, तो ये लाइन हमने कंफर्म कर दिया कि रेजिस्टेंस है लेट, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे ये एंगल के लिए रेड मार्किंग कर लेते हैं हम, रेड मार्किंग। तो ये यहाँ से हमेशा एंगल मेजरमेंट नोट कर लीजिए, एंगल मेजरमेंट एक्स एक्सिस से लिया जाता है। तो ये θ1 एंगल है और ये हमारा θ2 एंगल है, पूरा यहाँ से
और ये हमारा θ1 और यहाँ से पूरा यहाँ तक हमारा θ2। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू θ1 था यहाँ पे हमारा। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इस ग्राफ पे रेजिस्टेंस 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे जैसे एंगल बढ़ेगा रेजिस्टेंस कमते जाएगा। इस ग्राफ पे रेजिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 2। यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, रुकावट। तो जिस कंडक्टर में करंट ज़्यादा रुकेगा वो एक बेड कंडक्टर कहलाएगा, और वो कंडक्टर जो करंट को इजीली पास करने देगा वो गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ R1 गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, और ये बेड कंडक्टर। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि R2 जो है ये है मेरा गुड कंडक्टर। यहाँ पे मेरा R1 हो गया बेड कंडक्टर। तो यही था बेसिकली इन दोनों में मेजर डिफरेंस। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ये रिलेशन और ये रिलेशन इसको याद रखना है। ग्राफ आइडेंटिफिकेशन और रिलेशन, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और थीटा का अदर नेम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्लोप फिजिक्स में, याद रखिए इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो व्हाट एक्चुअली रेजिस्टेंस डज, रेजिस्टेंस डज। ये क्वेश्चन लिखने का ये मतलब है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि यार रेजिस्टेंस करंट का रोक देता है। इसका रोकना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को रोक देना। नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है, देखिए नॉर्मल डाउट जो होता है कि सपोज ये एक मेटल है, ये हमारा एक मेटल है, और मेटल में रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, मेटल में यहाँ पे घुस रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन केस बन जाएगा। आंसर देते हैं इसका। रेजिस्टेंस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एंटर किया होगा मेटल में, यहाँ से आउटपुट पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। नो इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट एट आउटपुट, 10 electrons has entered and 10 has exited। ओके, तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है। इसका मतलब नहीं कि रोक देता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घुसा, यहाँ पे नहीं निकला। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर किया, यहाँ पे नहीं निकला, तो बेसिकली ये इंसुलेटर बन गया। तो कंडक्टर कहाँ रहा, कंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, इंसुलेटर में नहीं होता। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इतना इन्फानाइट हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आने नहीं देता। कंडक्टर में रेजिस्टेंस इन्फानाइट नहीं होता है, मिनिमम से रेजिस्टेंस होता है। मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब करंट आ जाएगा, डिले होगा पर आ जाएगा। और एक स्पेशल डिवाइस हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए। रेजिस्टेंस डिवाइस और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रजिस्टर। ये होता है सिंबल ऑफ रजिस्टर। नीड, इसका जरूरत क्या पड़ा, नीड।
सपोज मान लेते हैं ये एक बड़ा सा बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, अब लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ये बड़ा सा बल्ब है और ये एक छोटा सा बल्ब है। हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। मान लेते हैं ये 220 वोल्टेज है, ये 220 वोल्टेज है, सप्लाई दे दी है। ये बल्ब के लिए 220 वोल्ट जरूरी है और ये जल जाएगा, इट विल ग्लो, ओके। पर ये जो छोटा सा एलईडी है, ये 220 वोल्ट पे जल नहीं पाएगा, इसको इतना पावर नहीं चाहिए, इसको वोल्टेज भी इतना नहीं चाहिए, इसका पावर रेटिंग कम है, इसको कम वोल्टेज सोर्स हमारा सेम रहेगा, हम 220 से तो चलाएंगे, पर ये बल्ब जलना चाहिए, फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए। अब देखिए V इक्वल टू आई आर रिलेशन को चेक कीजिए, अगर ये कांस्टेंट रहा तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, एनसीएलटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आपको, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पे आपको समझा नहीं सकते क्योंकि आप करंट तो बढ़ा नहीं सकेंगे, जो भी बढ़ाएंगे वोल्टेज, तो इसीलिए एनसीईआरटी के डेफिनेशन अकॉर्डिंग इसको समझना डिफिकल्ट है। ओरिजिनल डेफिनेशन पे चलते हैं। करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये ओरिजिनल डेफिनेशन होता है, ओरिजिनल, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये बल्ब 20 वोल्ट में चलना चाहिए, पर इसको सप्लाइड कितना है, इसको सप्लाइड है 20 वोल्टेज, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज पे ये चलेगा, 220 सप्लाइड है। तो वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि धक्का, वोल्टेज मतलब ऐसे मान लीजिए धक्का, अगर बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रॉन धक्का लगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ से पास हो जाएगा और बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो यही चीज़ अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन। तो ये जो छोटा सा बल्ब है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टर लगा देंगे। रेजिस्टर क्या करता है, बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, बैटरी के प्लस माइनस मैटर नहीं करता है, याद रखना है ये जो डिवाइस है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा। सीरीज़ वाला आगे जाके पढ़ेंगे, बेसिकली अभी याद रख लीजिए। सीरीज़ मतलब बल्ब के जस्ट पास, या फिर ऐसे मान लीजिए एक ही लाइन पे, देखिए ये लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारा, ऐसे एक लाइन चल रहा है। सीरीज़ मतलब एक लाइन पे कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, एक लाइन पे ऐसे देखिए करंट आ रहा है, ऐसे चल रहा है करंट। और एक बार रेड कलर लेके दिखा देता हूँ, करंट आ रहा है, ऐसे चल रहा है पूरा सर्किट, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है या फिर कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम सीरीज़ बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज़ में लगता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली रजिस्टर है, इसका नाम होता है डिवाइस का रजिस्टर। ये एक डिवाइस है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ये डिवाइस बेसिकली क्या करेगा, देखिए अगर रेजिस्टेंस को मैं जूम करके दिखाऊं, रजिस्टर को थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये है मेरा रजिस्टर, कलर चेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया, मान लेते हैं हाई वोल्टेज के वजह से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जल्दी से पहुँच गए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी में या फिर रेजिस्टर जो लगा रहे हैं या फिर कोई मेटर में इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हील शेप क्यों बनाया जाता है। अगर हम स्ट्रेट रोड ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट कट निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। हील हम इसलिए बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स आया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम बढ़ जाएगा, स्लोली आ जाएगा। यहाँ पे ये पहुँचेगा कैसे, स्लोली आएगा। स्लोली मतलब धीरे धीरे, यहाँ पे जो बल्ब लगा है आपको ये वाला स्लोली पहुँचा, तो ये स्लोली एक एनर्जी दिया, यहाँ पे पहुँच गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये पहुँच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन स्लोली यहाँ से होते हुए स्लोली यहाँ पे आ जाएगा,
क्योंकि अप एंड डाउन है। रास्ता जब खराब होता है आप डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं जा सकते जितना स्पीड जा रहे थे, तो यहाँ पे स्पीड रुकेगा, यहाँ पे स्पीड स्लो होगा, तो स्लोली और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रॉन फिर से स्लोली यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एंट्री था, 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिट पे आ जाएगा हमारा। कोई भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस नहीं होता है। तो होता है क्या यहाँ पे बेसिकली टाइम डिले हो जाता है। दिखाता हूँ आपको मैं। अगर ये स्ट्रेट रोड था, यहाँ पे मार्किंग मार लेते हैं एंट्री एग्जिट का, ये एंट्री था, ये एग्जिट था, ये स्ट्रेट रोड था। मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचने के लिए 4 सेकंड लगा, तो यहाँ से निकलने के लिए भी इनको 4 सेकंड लग जाएगा। पर रेजिस्टेंस केस में क्या होता है देखिए, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आने में 4 सेकंड लगा, 4 इलेक्ट्रॉन को, मान लेते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन को 1-1 सेकंड लगा। पर जैसे ही यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने में 4 सेकंड लगा था, अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको अभी 10 सेकंड लग जाएगा टाइम। एक मान लेते हैं दोस्त प्रोसेस फास्ट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा स्लो हो जाता है। ये जो 10 सेकंड टाइम लगा, ये 10 सेकंड टाइम के वजह से इलेक्ट्रॉन्स स्लोली बल्ब को एनर्जी देते हुए निकल गया। बेनिफिट क्या हुआ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं, सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे बल्ब को, बल्ब जल जाएगा। तो इसलिए हमने इसका टाइम को बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन स्लोली निकल के जाएगा, तो स्लोली एनर्जी डिलीवर्ड होगा। जितना एनर्जी चाहिए वो बल्ब को जलने के लिए, बल्ब जलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाई वोल्टेज में भी हम लगा देंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। बेसिकली यही होता है रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो फाइनली हम इसको वाइंड अप करेंगे। इसके पहले हम और एक बार ओम्स लॉ को समझ लेते हैं। तो फाइनली ओम्स लॉ में और एक बार लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है, इफ फिजिकल कंडीशंस like temperature remains constant, the strength of current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across its end। अब यही चीज़ को थोड़ा बात करेंगे अभी लास्ट पार्ट में कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों लिखा हुआ है। देखिए ये रेजिस्टर है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहा था 4 सेकंड पे, पर यहाँ निकलते निकलते अब जितना स्पीड में वो यहाँ पे आया था उतना स्पीड में यहाँ पे निकल नहीं पाया, 4 सेकंड लगा था। अब यहाँ से इसको आने में अभी मान लेते हैं 20 सेकंड टाइम लग गया। क्यों ये मेंशन है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए सपोज यहाँ पे टेम्परेचर टी इक्वल टू, टेम्परेचर को कैपिटल टी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका 4 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा था। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 20 सेकंड में पहुँच रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अभी क्या होगा, दो सेकंड नहीं तो 5 सेकंड के अंदर पहुँच जाएगा यहाँ पे। क्यों, आपने एनर्जी तो बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा 30 डिग्री सेल्सियस एनर्जी दे दिया। जैसे ही आप एनर्जी बढ़ा दिए, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ई के बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेंडम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रेंडमाइजेशन होता है।
क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया तो इसका भी रेंडोमाइजेशन बढ़ जाएगा। रेंडोमाइजेशन बढ़ने के वजह से ये जल्दी जल्दी भागने लगेगा, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं होता है। मतलब ये जो रेजिस्टर प्रॉपर्टी होता है उसका वो डेफिनेशन नहीं होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन पे होता है। आप अगर देखिए ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देंगे, हीट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हीट बेसिकली बढ़ाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड में आ रहा था और भी ज़्यादा धक्का लगेगा और भी ज़्यादा हीट बढ़ने लगेगा। मतलब देखिए और एक बार समझाता हूँ। ये तो रजिस्टर लेके मैं आपको समझा दिया रजिस्टर में क्या होता है। अभी इसमें देखिए हम, ये कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ नॉर्मल जा रहे थे एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में 60 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडमली भागेंगे, ये इस तरफ ये इस तरफ, जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे इन लोग। अभी इस तरफ इस तरफ, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी implies more collision implies more heat released implies more resistance। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए, नॉर्मल रेजिस्टेंस। तो फिर देखिए यहाँ पे टेबल का थोड़ा मार्क कीजिए, VIR और ये रहा टेम्परेचर का टेबल। सपोज 20 वोल्ट पे 10 एम्पियर करंट, तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ रहा था, 2 ओम का। तो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री सेल्सियस कर दूँ टेम्परेचर को, वोल्टेज मेरा 20 वोल्ट रह जाएगा। लेकिन अब जो करंट रेजिस्टेंस मिला मुझे, वो मिल गया मुझे कितना, रेजिस्टेंस हमारा मिल जाएगा हमको 4 ओम का मिल जाएगा रेजिस्टेंस। पर बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ क्यों गया, देखेंगे क्यों बढ़ गया। तो रिलेशन देखिए, V प्रोपोर्शनल टू आई, एनसीडी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर ये करंट बढ़ चुका है तो वोल्टेज नहीं बढ़ा है हमारे यहाँ पे, करंट बढ़, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट है। रिलेशन नहीं तो ऐसे समझिए, V = IR, रेजिस्टेंस बढ़ गया हमारा, वोल्टेज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है हमारा, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, ये बढ़ गया, मतलब इसको कम ना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अब ये अब कितना हो जाएगा करंट, करंट को कम के 5 एम्पियर होना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे I × R। I × R यहाँ पे कितना होगा, 20 वोल्ट। I × R यहाँ पे अभी भी कितना बचा है, 20 वोल्ट। तो यहाँ पे बेसिकली करंट कम हो गया। अब इसका लॉजिक सीखेंगे और लास्ट में यही वाइंड अप होगा चैप्टर हमारा, यहीं पे लास्ट करेंगे चैप्टर को। कल पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। हुआ यहाँ पे करंट क्यों कम हो गया। यहाँ पे देखिए, ये कंडक्टर के अंदर नॉर्मली जब 30 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली चल रहा था, जब नॉर्मली चल रहा था यहाँ पे एंट्री हुआ सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे भी एग्जिट हो रहा था 4 इलेक्ट्रॉन का। अब 60 डिग्री सेल्सियस पे 4 इलेक्ट्रॉन का एंट्री हुआ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का एग्जिट तो होगा, लेकिन अभी एग्जिट स्लोली होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हीट बढ़ाने के कारण यहाँ पे हीट दे रहे हैं हम, हीट बढ़ाने के कारण ये इसके साथ कोलाइजन होने लगेगा, ये इसके वाल के साथ। अंदर मेटल के बहुत आयन्स होते हैं, दूसरे आयन के साथ भी कोलाइजन होगा, ऐसे ऐसे कोलाइजन होता रहेगा। जैसे जैसे कोलाइजन होगा, इलेक्ट्रॉन जितना एंट्री किए थे उतना इलेक्ट्रॉन तो निकल के आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल के तो आएंगे, लेकिन स्लोली निकल के आएंगे। कैसे निकलेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलाइजन, रास्ता खराब है, कोलाइजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया अभी। तो स्लोली एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कर करके स्लोली निकल के आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन स्लोली निकल के आएगा तो करंट भी स्लोली आएगा, स्लोली करंट जनरेट्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स
comes out slowly due to collision because of hitting or due to increase of temperature। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम डिफाइन करेंगे 1 ओम। डिफाइन, तो फॉर्मूला लिखते हैं R इक्वल टू V/I। अगर इसको 1 ओम करना है तो यहाँ पे भी हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, तभी तो 1 आएगा। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1 ओम लाना है, 1 ओम इक्वल टू 2 वोल्ट बाई 2 एम्पियर, ये भी कर सकते हैं। 2/2 1 हो जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यू आर फ्री टू डू। पर हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, क्यों? जनरली 1 इक्वल टू 1/1 करके हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं इजीली, क्योंकि 1 एक बेस्ट मल्टीप्लायर होता है। आप इसको 2 करना चाहें तो ऊपर 2 नीचे 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। ये एक फंडामेंटल, मतलब सबसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको आप कोई भी मल्टीपल कर सकते हैं, पर यहाँ से कमाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लिसिटी के लिए, ईज ऑफ यूज़ के लिए हम इसके लिए 1 यूज़ करते हैं डेफिनेशन में। तो 1 ओम कैसे डिफाइन होगा हमारा? इट इज़ डिफाइंड एज when 1 ampere current flows due to potential difference of 1 volt is maintained। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम रेजिस्टिविटी शुरू करेंगे कल। थैंक यू।